हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है क्या, फ्लूइड मशीनरी। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हमने क्या निकाला, हमने फोर्स कैलकुलेट करी किस पे, कर्व्ड प्लेट पे, और वो भी दो कंडीशन में हमने फाइंड आउट करी। कब? जब एक कर्व्ड प्लेट में जेट सेंटर में स्ट्राइक करता, और अगला कंडीशन क्या थी, जब कर्व्ड प्लेट में जेट टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा। अब हमारे दो केस बच रहे थे। हमारे दो केस क्या बच रहे थे? फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन अ सीरीज ऑफ वेन्स या प्लेट्स बोल सकते हैं, और रेडियल कर्व्ड वेन्स के। तो वो दो टॉपिक हम अभी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम हमारे पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट। फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन सीरीज ऑफ वेन्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक व्हील लेंगे, व्हील में पूरे प्लेट्स को हम माउंट कर देंगे, उसके बाद हम उसमें हम फोर्स निकालेंगे कि कितनी फोर्स उसमें एक्सर्ट हो रही है। वेन्स को हम एक और तरीके से क्या बोल सकते हैं, प्लेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके पहले वाले केस में हमने देखा कि हमने हमेशा एक कर्व प्लेट या एक वर्टिकल प्लेट या एक इंक्लाइंड प्लेट हमने यूज करी थी। वो सब जितने भी केसेस होते हैं, वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होते हैं। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम एक प्लेट पे फोर्स निकाल लें और वो प्लेट मूव भी करते रहे, दूर भी जाते रहे जेट के डायरेक्शन से। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सब केस हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारे कंसेप्ट बने और हम बड़े से बड़ी चीजों को अप्रोच कर सकें। जो ओरिजिनली केसेस होते हैं उसमें क्या होता है, नंबर्स ऑफ प्लेट्स लगी होती है व्हील के ऊपर। तो इसके पहले वाले जितने भी हमने केस पढ़े वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल है, वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। ये वाले जो केसेस होते हैं ये हमारे एक्चुअल केसेस होते हैं, जब भी हम किसी टरबाइन के एनालिसिस करने जाते हैं या हम किसी भी फ्लो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये वाले केस में हम क्या करेंगे कि एक व्हील रहेगी, व्हील की पेरीफेरी में सारी प्लेट्स माउंट रहेंगी और उसमें जेट स्ट्राइक करेगा। तो इसका हमें फायदा क्या मिलेगा कि जब भी एक प्लेट को जेट स्ट्राइक कर देगा, वो प्लेट मूव होके चले जाएगी आगे और अगली प्लेट उसकी पोजीशन ले लेगी। तो इसमें क्या रहेगा, हमें मास फ्लो रेट पूरा मिलेगा। मास फ्लो रेट में मतलब जो वेलोसिटी हम यूज करेंगे वो वेलोसिटी कौन सी होगी, जेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो चलिए इसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो हम पहले एक व्हील ले लेते हैं, ये रही हमारी व्हील, ठीक है। अब इस व्हील में हम क्या करेंगे, प्लेट्स को माउंट करेंगे। और ये जो सारी प्लेट्स हम इसमें माउंट करेंगे, ये सब प्लेट्स क्या होंगी, फिक्स्ड डिस्टेंस पे होंगी एक दूसरे से। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें अपना एक जो फ्लूइड जेट है उसको स्ट्राइक कराएंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं अपनी नोजल बना देता हूं, ठीक है। ये जो फ्लूइड जेट है वो इस एक प्लेट को स्ट्राइक करेगा। अब ये रहेगी हमारी नोजल, और हम कौन सी नोजल यूज करते हैं, जनरली हम कन्वर्जिंग नोजल ही यहां पे यूज करते हैं, ठीक है। अब जब ये व्हील रोटेट कर रही है, तो व्हील की यदि हम एक प्लेट की बात करें तो एक प्लेट की भी वेलोसिटी होगी, और हर पोजीशन पे कोई ना कोई एक प्लेट यहां पे लेती जाएगी। हर पोजीशन पे, इस पोजीशन पे हर एक एक प्लेट आते जाएगी। जैसे से ये प्लेट मूव करेगी तो इस प्लेट की वेलोसिटी भी होगी, उसको हम मान लेते हैं u, ठीक है। जैसे हम प्रीवियस केस में पूरा मानते आए हैं, सबकी वेलोसिटी u। अब उसके बाद यहां से जो जेट की वेलोसिटी होगी, जो नोजल से जो फ्लूइड निकलेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसको हम मान लेते हैं v। यही होती है हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, अभी तक हम यही लेते हुए आए हैं, ठीक है। तो हम यहां पे मान लेते हैं लेट v क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ जेट,
ठीक है, और u हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेट। ठीक है, अब उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, हम मास फ्लो रेट पता कर लेते हैं कि मास फ्लो रेट क्या होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा मास फ्लो रेट, और हम इसको इससे डिनोट करते हैं m डॉट से। ठीक है, अब इसके पहले हमने सारा केसेस में देखते आए हैं कि हमारा मास फ्लो रेट की वैल्यू क्या रही है, रो ए, और मेन चीज क्या रहती है इसमें, हमारी वेलोसिटी रहती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हम पिछले केसेस में देखते आ रहे थे कि जेट अपनी रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करता था, बट इस केस में क्या होगा कि जब ये इस प्लेट को स्ट्राइक करेगा तो ये प्लेट आगे चले जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अगली प्लेट उसकी जगह ले लेगी। इस डायग्राम को हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं और यहां पे हम लिख देते हैं क्या, यह है हमारी प्लेट्स, या इसको हम वेन्स भी बोल सकते हैं, और ये क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट। ये जो हमारी प्लेट्स है वो कैसे लगी हुई है, फिक्स्ड डिस्टेंस पे लगी हुई है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मास फ्लो रेट। अब मास फ्लो रेट में हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी क्या होगी कि जब ये इस प्लेट को स्ट्राइक करेगा तो ये प्लेट आगे चली जाएगी और अगली प्लेट उसकी जगह ले लेगी। तो जो मास होगा, जो मास ऑफ फ्लूइड होगा, जो प्लेट को स्ट्राइक करेगा, वो अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी से ही करेगा, क्योंकि वो हर बार v से ही आ रहा है, यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी कुछ नहीं आएगी। यदि सिर्फ एक प्लेट की हम बात करते और उसके मोशन को हम देखते तब उसमें रिलेटिव वेलोसिटी आती, बट यहां पे क्या होगा, अगली प्लेट पहली प्लेट की जगह लेते जाएगी। तो यहां पे जो वेलोसिटी, मास में जो वेलोसिटी हम यूज करेंगे वो क्या होगी, हमारी v होगी। ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ही होगी। ठीक है, अब अगला बात करते हैं कि जेट किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट। ठीक है, अब देखिए मास फ्लो रेट की जब हम बात करेंगे तब उसमें हमारी मेन एब्सोल्यूट वेलोसिटी आएगी, जिस वेलोसिटी से फ्लूइड निकल रहा है उतना ही मास निकलेगा। मगर हम जब ये देखेंगे कि जेट किस वेलोसिटी से प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है तब हम वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। ये हम क्यों यूज करते हैं, जब हम इसमें इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे तो हमें ऑब्वियस ही बात है कि हमें v1x की वहां पे वैल्यू आती है, हमने जिसमें पुराने केसेस में देखा है, तो वहां पे हमें इनिशियल वेलोसिटी तो डालनी ही पड़ेगी। और जब ये प्लेट भी मूव कर रही है तो जो वहां की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंस होगी v माइनस यू का। तो जेट की जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से वो प्लेट स्ट्राइक करेगा, वो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, vr। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, v माइनस यू। ठीक है, इस वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक करेगा और हमारा मास फ्लो रेट क्या होगा, रो ए वी। ठीक है, अब हम इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं हमारा, जिससे हम इसमें फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा फोर्स exerted in direction of jet। ठीक है, अब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे किसमें, डायरेक्शन ऑफ जेट में, या हम बोल सकते हैं इसको क्या, एक और चीज बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ जेट, या हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम हमारी इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे, जो हो जाएगी क्या, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एम डॉट ब्रैकेट में v1x माइनस v2x। ठीक है, यही हमारी इक्वेशन होती है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे m डॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो m डॉट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रो ए वी, जो हमने यहां लिखा हुआ है रो ए वी। यहां पे हमारी m डॉट की वैल्यू आ जाएगी क्या, रो ए वी। ठीक है, अब हम v1x निकालते हैं। v1x हम क्या देखते हैं इसके पहले वाले केस में, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो जेट किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वो हम चीज पहले देख चुके हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, v माइनस यू। तो यहां v1x की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू। ठीक है, अब जब जेट
प्लेट को स्ट्राइक कर दिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो प्लेट को स्ट्राइक कर देगा तो उसके बाद तो जेट की कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी। तो v2x क्या है, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो हमारा fx का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा इस केस में, रो ए वी ब्रैकेट में v माइनस यू, यही हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा fx का, और यही हमारे आ जाएगी हमारी फोर्स किसमें, डायरेक्शन ऑफ मोशन में, जेट के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जेट स्ट्राइक कर रहा है, और हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन की फोर्स निकल जाएगी। ठीक है, अब जब हम फोर्स निकाल लिए हैं तो हम वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा वर्क डन, ठीक है। और वर्क डन की कैसे निकालते हैं हम, यहां पे वर्क डन निकालते हैं तो वो क्या रहता है, वर्क डन पर सेकेंड रहता है। तो यहां पे वर्क डन पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स इंटू यू। ठीक है, अब यदि मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, रो ए वी ब्रैकेट में v माइनस यू इंटू यू, यही हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अब जब हम वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाल लिए तो इसके बाद हम अगली चीज क्या करते हैं, हम क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या, एफिशिएंसी ऑफ जेट। ठीक है, जेट की एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमारा क्या है, आउटपुट हमारा है जो वर्क डन हमें यहां से मिल रहा है वो है हमारा आउटपुट, और इनपुट क्या होगा, इनपुट होगा हमारा नोजल की जो काइनेटिक एनर्जी जो वो इस प्लेट को दे रहा है, वही तो इनपुट एनर्जी हमारी। इनपुट एनर्जी क्या है, नोजल की काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, वर्क डन का एक्सप्रेशन यूज करूंगा, तो क्या हो जाएगा, रो ए वी ब्रैकेट में v माइनस यू इंटू यू, ये हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन। और इसके नीचे में क्या आएगा, इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी जो नोजल के पास है, और वो किसको ट्रांसफर कर रहा है, ब्लेड्स को या वेन्स को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा हाफ एम डॉट वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यदि और इसको सिंप्लिसिटी में लिखने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या होगा हमारा, वर्क डन पर सेकेंड और के पर सेकेंड, ये दो चीज होगी हमारी। ऊपर वाला एक्सप्रेशन किसका है, हमारा वर्क डन का है, नीचे क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड में है। ठीक है, इसलिए वो सेकेंड कहां कोऑपरेट हो रहा है, यहां के एम डॉट में कोऑपरेट हो रहा है, वो मास फ्लो रेट बन जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, रो ए वी ब्रैकेट में v माइनस यू इंटू यू डिवाइड बाय। ठीक है, अब m डॉट की वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, तो m डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। m डॉट की वैल्यू है हमारी रो ए वी, यही है हमारी वैल्यू, इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा m डॉट की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम यहां से देख सकते हैं कि रो ए वी और रो ए वी कट जाएगा। ठीक है, रो ए वी कट जाएगा, तो यहां पे ये दो टर्म कट जाएगी। ठीक है, जो 2 नीचे में है, इस 2 को नीचे, वो इस टर्म के भी नीचे में है, तो इसको हम ऊपर ले लेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा एफिशिएंसी का, हमारा एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 ब्रैकेट में v माइनस यू इंटू यू बाई वी स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ये एक्सप्रेशन कब वैलिड होगा, जब कोई एक जेट किसी सीरीज ऑफ वेन्स को स्ट्राइक करता है जो एक व्हील में माउंट है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब हो सकता है, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, यू के रेस्पेक्ट में, और इक्वेट टू 0 कर देंगे। और वो किसके लिए होता है, किसी एक गिवन जेट वेलोसिटी के लिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर ए given jet velocity v comma the efficiency will be maximum when। ठीक है,
एक गिवन जेट वेलोसिटी के लिए हम मतलब एक पर्टिकुलर जेट वेलोसिटी यूज करें, उस केस में एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम कब होगी? जब हम एफिशिएंसी को u के रिस्पेक्ट में, u मतलब प्लेट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट टू 0 करेंगे। तो चलिए इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? d बाई डी यू ब्रैकेट में क्या है? 2v माइनस यू इंटू यू बाई वी स्क्वायर, यही हमारी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट को पहले बाहर ले लेंगे, और एक और चीज, इसको हम इक्वेट करेंगे किससे? 0 से। तो हम अपने कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे, तो कांस्टेंट क्या है हमारा? 2 है, और वी स्क्वायर है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 बाई वी स्क्वायर, ठीक है। डी बाई डी यू ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? v माइनस यू इंटू यू, यही बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? u को अंदर इंटू कर देंगे, तो यहां क्या रहेगा? 2 बाई वी स्क्वायर डी बाई डी यू ब्रैकेट में जब हम u को इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये v u माइनस यू स्क्वायर, यही बचेगा हमारा, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? u क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये u स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 2 बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में v माइनस 2u, यही हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। अब हम इंटू कर देते तो क्या हो जाएगा? ये इक्वेट टू 0 चल रहा है, ठीक है। अब हम इसको अंदर, ये 2 को अंदर इंटू कर देते तो क्या हो जाएगा? 2v माइनस 4u बाई वी स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये जो v स्क्वायर है, ये v स्क्वायर को वहां दे देंगे, 0 तरफ दे देंगे, तो उसकी टर्म वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी? 2v माइनस 4u इक्वल टू 0, ठीक है। अब 4u को उस तरफ ले चलते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी? 2v इक्वल टू 4u। अब हम यहां से कट कर सकते हैं क्या? 2 1 जा और 2 2 जा, तो यहां पे क्या वैल्यू बन रही है? v इज इक्वल टू 2u। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं और कैसे लिखता हूं? यहां पे लिखता हूं, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? v बाई 2। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी कंडीशन है किसकी? मैक्सिमम एफिशिएंसी की, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है किसकी? मैक्सिमम एफिशिएंसी की। मतलब ये क्या होगा कि इसका जो वो हम, यदि हम इसको डिफाइन करें तो इसको हम क्या बोलेंगे? मीन ब्लेड वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मतलब क्या है कि जो हमारी ब्लेड वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? आधी होगी, किसके? जेट वेलोसिटी की। ये क्या है? हमारी कंडीशन है मैक्सिमम एफिशिएंसी की। यदि जो वेन वेलोसिटी है वो आधी हुई, किसकी? जेट वेलोसिटी की हुई, तब हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। और ये क्या है? मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन है, ठीक है। यहां पे जो मैंने ब्लेड लिखा है, हम ऑब्वियसली बात है ब्लेड को हम एक और चीज क्या बोल सकते हैं? वेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करके देखेंगे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आती है। अब वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, यहां से v की जो वैल्यू है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2u। तो हमारा एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आ गया था, ये था हमारा एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन। चलिए इसको यहां भी लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हम हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन निकालेंगे, और मैक्सिमम एफिशिएंसी की जो कंडीशन है ये वाली, इसको हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी में पुट कर देंगे। तो उससे क्या होगा? हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हमको मिलती है वो हमें मिलेगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी की पहले इक्वेशन लिख लेते हैं यहां पे। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है? 2u ब्रैकेट में v माइनस यू डिवाइड बाय वी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है एफिशिएंसी की। अब इसको मैं क्या करता हूं? इसको मैं अपनी इक्वेशन 1 दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसी में हम पुट करेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा पुटिंग
ठीक है। इस इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, जो हमारी कंडीशन है मैक्सिमम एफिशिएंसी की वो क्या है, u इज इक्वल टू वी बाई टू, ये हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कैसे पुट करेंगे, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u। अब जब हम इसको पुट करते हैं तो जो एफिशिएंसी हमारी निकलेगी वो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्स एफिशिएंसी होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफिशिएंसी मैक्स इक्वल टू, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो 2u ब्रैकेट में v की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम क्या है 2u, तो ये क्या हो जाएगा 2u माइनस u डिवाइड बाय v स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर में भी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 2u का स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यहां से 2u में से एक u माइनस होगा तो क्या बचेगा, एक ही u, तो यहां पे क्या आएगा 2u इंटू u डिवाइड बाय, ठीक है। अब हम इसको खोल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर, 4u स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या क्या चीज कैंसल आउट हो जाएगी, ये पूरा u स्क्वायर कट जाएगा, ये u कट जाएगा और ये u कट जाएगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी 2/4, ठीक है। और इसको कैंसल आउट कर देते, ये क्या हो जाएगा 2 1 से कट जाएगा और ये 2 2 हो जाएगा। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 1/2, यही आएगी हमारी फाइनल वैल्यू। मतलब क्या है कि 50%, ये क्या होगी हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। यदि जब ब्लेड की वेलोसिटी क्या होती है, जब आधी होती है किसकी, जेट की वेलोसिटी की, यदि ये कंडीशन हम पुट करते तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी, वो होगी 50%। 50% हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी इस केस में मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा केस कंप्लीट हुआ किसका, सीरीज ऑफ वेन्स का। इसके बाद हमारा जो केस है उसका नाम क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन रेडियल कर्व्ड वेन्स। अब हम रेडियल कर्व्ड वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन ए सीरीज ऑफ रेडियल कर्व्ड वेन्स। अभी तक हम जितनी भी वेन्स की बात कर रहे थे, प्लेट्स की बात कर रहे थे, इसके पहले वाला केस तो हम उसको एक वर्टिकल प्लेट ही लिए थे, बट अब यहाँ पे क्या होगा कि एक व्हील की पेरीफेरी में हम माउंट करेंगे क्या, रेडियल कर्व्ड वेन्स को हम माउंट करेंगे। तब उसमें जब जेट उसमें स्ट्राइक करेगा तब उसमें वो कैसी फोर्स एक्सर्ट करेगा वो हम देखेंगे। तो यहां पे मैं अपने टॉपिक का नाम लिखूंगा क्या, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन series of radial curved veins, ठीक है। अब यदि हम रेडियल कर्व्ड वेन्स की बात करें तो क्या होता है कि जो कर्व्ड वेन होगी उसका इनलेट और आउटलेट पे जो रेडियस होगा व्हील के सेंटर से वो अलग अलग होगा। इसलिए क्या होगा कि उसकी इनलेट और आउटलेट की प्लेट वेलोसिटीज अलग अलग होगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या, फॉर रेडियल कर्व्ड वेन्स, ठीक है। यदि हम रेडियल कर्व्ड वेन्स का केस देखें तो क्या होगा, इसमें वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट इज डिफरेंट, ठीक है। ये कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हम प्लेट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इनलेट और आउटलेट पे डिफरेंट होगी। इसका मतलब हम पिछले एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि जो हमारा इनलेट पे हम जो लेते थे u1 और आउटलेट पे हम जो u2 लेते थे वो दोनों वैल्यूज हम सेम नहीं ले सकते इस केस में। इस केस में वो दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा u1, देयरफॉर u1 इज नॉट इक्वल टू u2, ठीक है। यहां पे u1 और u2 बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अब एक और चीज, जब जेट स्ट्राइक करेगा इन कर्व्ड वेन्स को तो जो व्हील होगी जिसमें वो पूरी कर्व्ड वेन्स माउंट होंगी वो पूरी व्हील कैसे रोटेट होने लग जाएगी, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से वो सारी व्हील रोटेट होने लग जाएगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा व्हेन जेट स्ट्राइक्स, ठीक है। जब जेट स्ट्राइक करेगा किसे, कर्व्ड वेन्स को, तो उस केस में हमारा क्या होगा, जो व्हील होगी
जिसमें ये कर्व्ड वेन्स माउंट होगी, व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग with constant will start rotating with constant angular velocity. ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? हम उसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा ओमेगा। ठीक है, अब हम यहां पे एक और चीज देख सकते हैं कि हम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा ऑल्सो जो u1 की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? ओमेगा r1, एंड जो हमारी u2 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? ओमेगा r2। ठीक है, हम जानते हैं लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं एक ऐसी पेरीफेरी बना लेता हूं। ठीक है, इसमें क्या होगा? हमारी जो कर्व्ड वेन्स है वो माउंट होगी। ऐसी और भी बहुत सारी कर्व्ड वेन्स ये पूरी व्हील में ऐसे माउंटेड रहेगी। हम क्या कर रहे हैं? एक को पकड़ के उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे मैं एक वो ले लेता हूं, व्हील का सेंटर। ये क्या रहेगा? व्हील का सेंटर हमारा O। चलिए सेंटर से इन दो पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स जोड़ने से हमें सबसे पहला फायदा ये होगा कि इन दो पॉइंट्स पे हम फ्लो वेलोसिटी का मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कर्व्ड वेन्स है तो दोनों का रेडियस अलग अलग होगा। तो चलिए रेडियस को हम ड्रॉ कर लेते। सेंटर से इस पॉइंट का जो हमारा रेडियस होगा ये क्या होगा? हमारा r1। ठीक है, और सेंटर से ये जो पॉइंट का रेडियस होगा ये होगा हमारा r2। ठीक है, r1 और r2। चलिए अब वेलोसिटी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा और नीचे तक ले लेते। ठीक है, अब हमें पता है कि जब जेट किसी प्लेट को स्ट्राइक करता है और वो प्लेट अपनी मूव कर रही है तो वो उसको किससे स्ट्राइक करेगा? अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी से स्ट्राइक ना करके रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। बट हम जब वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बनाते हैं जो वेलोसिटी जेट से निकलती है, मतलब v1 का। तो यहां पर मैं सबसे पहले बनाऊंगा क्या? ये होगा हमारा v1। ठीक है, अब उसके बाद ये v1 ये जो व्हील है, यदि मैं इसका एक टेंजेंट बनाऊं तो ये टेंजेंट ऐसे ही लाइन में बनेगा। ठीक है, तो उसके नीचे में क्या होगा? ये वाला पार्ट होगा उसका टेंजेंट का। इसको हम अभी ऐसी रफली कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अब हमें पता है कि इनलेट की प्लेट की वेलोसिटी हमें पता होती है और उसी को हम क्या बोलते हैं? u1 बोलते हैं। और हम सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? v1 के बाद हम u1 कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम यहां पे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे अपना u1। ठीक है, अब इन लोग दोनों, यदि हम इन दोनों को जानते हैं तो इनके डिफरेंस से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अब हम हमारी रिलेटिव वेलोसिटी कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ये होगी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलेंगे? vr1। ठीक है, ये होगी हमारी vr1, v1, u1। ठीक है, अब हमें पता है कि इसके बाद क्या दो चीज बचती है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनाने बचते हैं। एक क्या होता है? vw1 और एक क्या होता है? vf1। vw1 क्या होता है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे होगी? इसी तरफ होगी, यही तरफ होगी। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा ये वाला, तो वो यही होगा। तो ये जो पूरी लाइन हमारी रहेगी ये क्या हो जाएगी हमारी? ये जो पूरा होगा ये हो जाएगा हमारा vw1। ठीक है, ये क्या होता है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है किसके साथ? डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ। ठीक है, अब हम यहां पे एंगल भी बना देते हैं। हमारा एंगल क्या हो जाता है? यहां पे अल्फा।
अल्फा हो जाता है क्योंकि जो V1 जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है वो नोजल से निकलती है और वही नोजल एंगल होता है। VR1 जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। और ये थीटा को हम और क्या बोलते थे, जैसे हमने पिछले केस में देखा है, ये थीटा को हम बोलते थे ब्लेड एंगल या वेन एंगल एट इनलेट, क्योंकि अभी हम कहां की बात कर रहे हैं, इनलेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा बन गया हमारा, U1 बन गया, V1 बन गया, VR1 बन गया, VW1 बन गया। अब एक चीज बनानी बची है, वो क्या, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में। तो वो क्या होगा हमारा, ये वाला हिस्सा, ये क्या होगा हमारा VF1, यही होगा हमारा VF1। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, इनलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया। अब चलिए आउटलेट के वेलोसिटी ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। तो अब हमें पता है, हमने जैसे पिछले केस में देखा था कि जब जेट अपनी कौन सी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, और जो रिलेटिव वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा वही रिलेटिव वेलोसिटी इस प्लेट की पूरी पेरीफेरी फॉलो करेगी। मतलब प्लेट के ऊपर जो जेट होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी। और जब वो आउटलेट पे बाहर निकलेगा तो वो आउटलेट पे अपनी कौन सी वेलोसिटी से पहले बाहर निकलता है, रिलेटिव वेलोसिटी से बाहर निकलता है। तो अब हम क्या करते हैं, आउटलेट पे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बनाते हैं। ठीक है, और अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या निकलेगी, आउटलेट की रिलेटिव वेलोसिटी। इसको मैं नाम दे देता हूं VR1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम पिछले केसेस में देख चुके हैं कि आउटलेट के वेलोसिटी ट्रायंगल की क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है हमारे पास। VR1 पता रहता है, और ये जो पॉइंट है, आउटलेट का पॉइंट है, ब्लेड का जो आउटलेट है, उसकी हमें वेलोसिटी पता होती है। तो उसकी मदद से हम क्या कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, U2 कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो यहां पे हमारे ये क्या होगा, ये होगा हमारा U2। ठीक है, और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में हमें पहले VR1 और U2 पता रहता है। इसकी मदद से हम क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल लेते हैं आउटलेट में, मतलब क्या, V2। तो हम V2 निकाल लेते हैं। तो चलिए इस ट्रायंगल को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगा हमारा, V2 मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट। आउटलेट पे हमें जेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, अब हम इस एंगल को डिनोट कर देते हैं। ये एंगल को हम क्या बोलते हैं, देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेन एंगल या ब्लेड एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा, और ये हो जाएगा हमारा फाई। ठीक है, ये क्या होता है, फाई क्या होगा, ब्लेड एंगल या वेन एंगल एट आउटलेट। ठीक है, अब उसके बाद हमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी V2 मिल गई। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता है कि इस एब्सोल्यूट वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देना, एक VW1 में और एक VF1 में। तो VW1 जो इसका कंपोनेंट होगा वो कहां पे होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ होगा। मतलब ये जो हमारा मोशन है इसी के साथ उसको कंपोनेंट बनेगा, मगर उसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। ये चीज हम उसमें देखेंगे जब इसको हम फॉर्मूले लगा के सॉल्व करते रहेंगे। तो ये जो हमारा ये जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, VW2। ठीक है, व्रिल वेलोसिटी एट आउटलेट। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ वाला कंपोनेंट हो गया। अब एक नॉर्मल कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, ये वाला हिस्सा, ये हो जाएगा हमारा VF1। ठीक है, हमें पता है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी के ही दो कंपोनेंट होते हैं, VW2, VF1। ठीक है, अब हम एंगल बना लेते हैं। एब्सोल्यूट वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। ये बीटा को हम एक और चीज क्या बोल सकते हैं, हमने पिछले केस में देखा है, क्या, गाइड ब्लेड एंगल एट द आउटलेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, गाइड ब्लेड एंगल एट द आउटलेट। जैसे यहां पे हम अल्फा को बोलते थे गाइड ब्लेड एंगल एट द इनलेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या, वेलोसिटी ट्रायंगल कंप्लीट हो गया इस केस के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस केस में पूरा फोर्स निकालेंगे। तो उसके लिए हम पूरी चीज को पहले से ही समराइज कर लेते हैं कि हम क्या क्या करने वाले। हम क्या करेंगे, इनलेट पे मोमेंटम निकालेंगे। ठीक है, आउटलेट पे मोमेंटम निकालेंगे, किसका, वाटर का। ठीक है, कि वाटर जो स्ट्राइक कर रहा है उसका कितना मोमेंटम चेंज होगा, इनलेट पे, आउटलेट। फिर हम क्या करेंगे, इनलेट पे एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, फिर आउटलेट पे एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। और टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दोनों चीज को हम माइनस कर देंगे तो हमारे टॉर्क का एक्सप्रेशन आ जाएगा। उस टॉर्क के एक्सप्रेशन से हम वर्क डन निकालेंगे। ये सब चीज हम अभी करने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोमेंटम निकालते हैं किस पे, इनलेट पे। तो यहां पे मैं लिखूंगा मोमेंटम ऑफ वाटर एट इनलेट striking, momentum of water at inlet striking the vane per second in tangential ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, मोमेंटम निकाल रहे हैं इनलेट पे पर सेकेंड, ठीक है। और कौन से डायरेक्शन में निकाल रहे हैं हम, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन, अब हम क्या करते हैं कि यहां पे ना यदि कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम एक टेंजेंट कंस्ट्रक्ट कर लेते कि इस पॉइंट का टेंजेंट क्या होगा, यही होगा इस पॉइंट का टेंजेंट, और इस पॉइंट का टेंजेंट क्या होगा, इसके पैरेलल, मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है। देखिए अब ये हिस्सा, ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों हिस्से बराबर होंगे, ठीक है, मतलब दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, पहले मोमेंटम ऑफ वाटर एट इनलेट स्ट्राइकिंग द वेन पर सेकंड इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम निकालेंगे। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यही हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू एम डॉट, ठीक है। ये एम डॉट हमारा क्या होगा, यहां पे मास फ्लो रेट होगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पे हमें किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको वेलोसिटी से, ठीक है। और वो वेलोसिटी कौन सी होगी, क्योंकि हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो हमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना पड़ेगा वेलोसिटी का, ठीक है। तो उसके पहले हम पहले अपना एम डॉट देख लेते कि हमारा एम डॉट क्या होगा, जो मास रहेगा, मास ऑफ वाटर रहेगा जो स्ट्राइक करेगा वो क्या होगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, मास फ्लो रेट, ठीक है। मास फ्लो रेट हमारा क्या हो जाएगा, एम डॉट। अब इस मास फ्लो रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, देखिए हम इसके पिछले वाले केस में देख चुके हैं, जब सीरीज ऑफ वेन लगे रहती है तो वहां पे मास फ्लो रेट क्या होता है, एम डॉट वी होता है, क्योंकि एक प्लेट के पुश होने के बाद अगली प्लेट उसकी जगह ले लेती है। तो यहां पे क्या होता है कि जितना नोजल से वाटर निकलता है उतना ही स्ट्राइक हो जाता है, तो हर अलग अलग प्लेट आगे जगह लेते रहती है, तो मास फ्लो रेट वही होता है। तो यहां पे भी मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, बट यहां पे बस एक क्या होगा, यहां पे वहां पे हम क्या लिखे थे, इसके पहले वाले केस में लिखे थे हम एम डॉट की वैल्यू लिखे थे रो ए वी लिखे थे, बट यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे V1 हो जाएगा क्योंकि हम इनलेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी मास फ्लो रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे रो ए V1, ये हो जाएगी हमारी मास फ्लो रेट की वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें मोमेंटम निकालना है, तो मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी करेंगे। तो अब वो वेलोसिटी कौन सी होगी, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, ठीक है। मास फ्लो रेट में कौन सी वेलोसिटी है, V1 है, तो ये इसी का कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो यहां पे लिखूंगा मैं क्या, कंपोनेंट ऑफ V1 इन टेंजेंशियल, ठीक है। हम क्या करेंगे, V1 का कंपोनेंट लेंगे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, ठीक है। एम डॉट की वैल्यू पता है। अब देखते हैं हम V1 का कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन सा है। ये है हमारा टेंजेंट, यदि हम इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे, और ये है हमारा V1, तो यही वाला कंपोनेंट होगा वो, ठीक है, यही वाला कंपोनेंट होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V1 को हम लिख सकते हैं, यदि हम इसको ये वाला कंपोनेंट निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं V1 cos अल्फा, ठीक है। तो एम डॉट की वैल्यू पुट कर देते, वो क्या है, रो ए V1 इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ V1 इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब V1 का कॉम्पोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होगा, ये हमारा V1 है, तो ये क्या हो जाएगा, V1 cos अल्फा, V1 cos अल्फा, यही है। और V1 cos अल्फा को हम एक और चीज क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है कि जो व्रिल वेलोसिटी होती है वही तो कंपोनेंट होती है V1 का, तो ये क्या हो जाएगी, VW1। तो मतलब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, रो ए V1
इंटू VW1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा, इनलेट पे मोमेंटम आ जाएगा वाटर का, और वो मोमेंटम कैसा है, पर सेकंड है, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे, आउटलेट पे मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है। हमने मोमेंटम निकाल लिया इनलेट पे, अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम निकालेंगे आउटलेट पे। तो यहां पे मैं लिखूंगा मोमेंटम ऑफ वाटर पर सेकेंड एट, ठीक है, मोमेंटम ऑफ वाटर पर सेकेंड एट आउटलेट। अब हम आउटलेट पे मोमेंटम देखेंगे वाटर का, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m डॉट मास इनटू वेलोसिटी। अब जैसे हम इसके पहले वाले केस में देखते हैं कि इसके पहले वाले केस में हमने क्या किया था कि m डॉट कॉम्पोनेंट ऑफ v1 इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, वैसी यदि वो तो किसके केस में था, वो इनलेट के केस में था। यदि हम आउटलेट पे बात करें तो m डॉट तो वही रहेगा, मगर वहां पे क्या लिखा था हमने, कॉम्पोनेंट ऑफ v1 इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। यहां पे हम क्या लिखेंगे, कॉम्पोनेंट ऑफ v2 इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। जैसे यहां v1 यूज हुआ था, यहां पे क्या होगा, v2 यूज होगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, m डॉट इंटू component of V2 in tangential डायरेक्शन, ठीक है। किसका कंपोनेंट, V2 का टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो अब हम देखते हैं वो V2 का कंपोनेंट क्या होगा। हम देख सकते हैं ये है V2 हमारा, ठीक है। अब ये V2 है, इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन का कंपोनेंट मतलब वो ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है, यही वाला हिस्सा होगा। और एक और चीज आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इसकी डायरेक्शन अपोजिट है किसके, V1 की। जब V1 था उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ये था, और V2 का टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कौन सा है, ये है। तो उसका डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे हम पिछले केस में करते थे। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या लेंगे, हम माइनस लेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पे क्या हो जाएगा, m डॉट इंटू, अब उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट तो हम क्या लिख सकते हैं, V2 cos बीटा, ठीक है। जैसे हमने वहां पे हम यहां पे क्या लिखेंगे, V2 cos बीटा, ठीक है। जैसे हमने वहां पे V1 cos अल्फा लिखा था, वैसे यहां पे क्या हो जाएगा, V2 cos बीटा। हम वहां से देख सकते हैं डायग्राम में कि ये वाला हिस्सा, ये जो उसका कंपोनेंट होगा, यहां पे बीटा एंगल बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, V2 cos बीटा। जिसके साथ वो एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, cos, ठीक है। और एक और चीज, हम वहां पे एक चीज और देख सकते हैं कि V2 cos बीटा ही क्या है, वहां पे V2 cos बीटा की ही वैल्यू VW2 है, यही है हमारा VW2, ठीक है। और एक और चीज, ये जो V2 cos बीटा होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में, हमने डायग्राम में देखा है कि जो V1 का था वो इस तरफ था, बट उसकी वैल्यू अपोजिट है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, m डॉट इंटू V2 cos बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस VW2, ठीक है। माइनस साइन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन। हम पहले वाला इस डायरेक्शन में निकाले, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा मोमेंटम हो गया आउटलेट पे, हमने मोमेंटम निकाल लिया इनलेट पे। अब हम क्या करेंगे, हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे इनलेट पे पर सेकेंड। तो यहां पे मैं लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम एट इनलेट पर सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे इनलेट पे पर सेकेंड, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, हम लीनियर मोमेंटम से रेडियस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। और हमारे लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या है, चलिए वहां देखते हैं। हमारे लीनियर मोमेंटम की वैल्यू है रो ए V1 इंटू VW1, यही है हमारा लीनियर मोमेंटम। इस टर्म से हम r मल्टीप्लाई कर देंगे, r कौन सा है, इसका मोमेंटम, और यहां का हम ये रेडियस जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा,
ठीक है। वैसे ही हम सेकंड आउटलेट के लिए भी करेंगे, यहां का जो मोमेंटम है, जो टर्म हमने वहां पे निकाल के रखी है, उससे हम इस R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा आउटलेट पे, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू लिखूंगा मैं, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या थी जो हमने वहां से कैलकुलेट की है, वो था रो ए V1 इंटू VW1, ठीक है। और हम एंगुलर मोमेंटम निकालते थे, यहां पे क्या हो जाएगा, इंटू R1। ये क्या हो जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, कहां पे, इनलेट पे, पर सेकेंड, ठीक है। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे आउटलेट पे। तो यहां पे मैं लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम एट आउटलेट पर सेकेंड। अब हम आउटलेट पे एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो आउटलेट पे लीनियर मोमेंटम की वैल्यू आई है उससे हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आउटलेट का रेडियस। आउटलेट का रेडियस क्या है हमारा, R2। यहां का हमने लीनियर मोमेंटम निकाल लिया, इसको यदि मैं इस R2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्या, हमारे एंगुलर लीनियर मोमेंटम क्या था आउटलेट पे, ये वाली वैल्यू m डॉट माइनस VW2, ठीक है। हमने यहाँ पे m डॉट की पूरी वैल्यू पुट नहीं करी, चलिए वो भी पुट करके लिख देते हैं। तो m डॉट की वैल्यू क्या थी, रो ए V1 इंटू माइनस VW2, ये हमारा क्या है, लीनियर मोमेंटम है आउटलेट पे। अब इस टर्म से हम क्या करेंगे, रेडियस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, रो ए V1 इंटू माइनस VW2 इंटू R2। ये क्या आ जाएगा हमारा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा आउटलेट पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क एक्सर्टेड बाय वाटर, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि वाटर कितना टॉर्क एक्सर्ट कर रहा है, किस पे, व्हील पे, ठीक है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का ही हमारा फॉर्मूला होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यही होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा टॉर्क T इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर ठीक है। ये हो जाएगा क्या हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और रेट मतलब क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, यही होगा। तो हम दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं वैल्यू लिखता हूं, हमारी वैल्यू क्या थी, एंगुलर मोमेंटम की इनलेट पे इसकी वैल्यू है रो ए V1 इंटू VW1 इंटू R1, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है मोमेंटम की इनलेट पे। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस, ठीक है। अब देखते हैं ये है क्या है हमारा, एंगुलर मोमेंटम है कहां पे, आउटलेट पे, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, यहां पे एक माइनस साइन पहले ही है VW2 का, तो क्यों ना हम इस माइनस साइन को पहले ही बाहर निकाल लें और इस टर्म को हम क्या कर दें, प्लस कर दें। तो ये चीज हम अभी से कर लेते हैं, ये माइनस हमारा आगे आ जाएगा और यहां पे जो फॉर्मूले में माइनस होता है वो चीज क्या हो जाएगी हमारी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। कोई भी कंफ्यूज ना हो, ये माइनस को हम निकाल के पहले ही यहां पे प्लस कर दे रहे, ठीक है। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते तो क्या हो जाएगी, रो ए V1 इंटू VW2 इंटू R2, यही हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं यहां पे कि रो ए वी वन कॉमन है, तो हम रो ए V1 को कॉमन निकाल देंगे। तो टॉर्क का हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, रो ए V1, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हमने इसको कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा VW1 इंटू R1 प्लस VW2 इंटू R2। ये क्या आ जाएगा हमारा, टॉर्क एक्सर्टेड बाय वाटर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इतना हमने टॉर्क
इतना टॉर्क वाटर एक्सपीरियंस करेगा किसके ऊपर? कर्व्ड प्लेट के ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि हम वर्क डन निकालेंगे, ठीक है, वर्क डन निकालेंगे। हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाल लिया, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन निकालेंगे कि वर्क डन कितना हो रहा है। तो यहां पे मैं अपना लिखूंगा वर्क डन, वर्क डन पर सेकेंड ऑन, ठीक है, व्हील में पर सेकेंड में कितना वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन है हमारा, यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन पर सेकेंड क्या हो जाएगा? टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। वर्क डन का हमारा ऐसे ही निकलेगा, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी को हम इनटू कर देंगे, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? टी, और एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? ओमेगा, ठीक है। अब हम यहां पे अपना पूरा टी का एक्सप्रेशन रखते हैं जो हमने कैलकुलेट किया है, वो क्या है? रो ए V1 ब्रैकेट के अंदर VW1 इंटू R1 प्लस VW2 इंटू R2, ठीक है। हम ये पूरा अपना एक्सप्रेशन रखते हैं, तो क्या? रो ए V1, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर VW1 इंटू R1 प्लस VW2 इंटू R2 ब्रैकेट क्लोज इंटू ओमेगा, ठीक है। यही होगा हमारा पूरा टॉर्क का एक्सप्रेशन, ये पूरा, और ये एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा यहां पे आ गया। अब हम क्या करेंगे? ये ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा? रो ए V1 ब्रैकेट में VW1 इंटू R1 ओमेगा प्लस VW2 इंटू R2 ओमेगा, यही होगा। ओमेगा को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो दोनों टर्म के पास आ जाएगा, एक इस टर्म के पास आ गया और एक इस टर्म के पास आ गया। अब हम जब शुरुआत कर रहे थे तब हम देखे थे कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा इंटू रेडियस, ठीक है। तो ये R1 इंटू ओमेगा और R2 इंटू ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? U1 U2 ही लिख सकते, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? रो ए V1 ब्रैकेट में VW1 इंटू U1 प्लस VW2 इंटू U2, ठीक है। यहां पे क्या? R1W और R2W क्या हो जाएगा? U1 हो जाएगा और वो U2 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका हो जाएगा? हमारा वर्क डन पर सेकेंड का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज, ये जो एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं जैसे हमने पिछले केस में करते थे वैसे ही ये जो एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं, ये किस कंडीशन के लिए होगा? ये किस कंडीशन के लिए होगा? जब बीटा 90 डिग्री से छोटा होगा, जैसे हमने पुराने केसेस में देखा। तो यहां पे आप एक चीज देखिए, ये जो एंगल है बीटा, है ना, यदि इस पॉइंट को मैं यहां पे शिफ्ट करता हूं, यदि ये पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। मतलब ये जो VW2 वाला हिस्सा है ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। यदि इस पॉइंट को मैं थोड़ा आगे शिफ्ट करता हूं, ठीक है, तो ऐसा एंगल बनेगा, ठीक है। ऐसा एंगल बनने का मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे क्या है? बीटा 90 डिग्री, मतलब ये पॉइंट पे ऑब्वियस सी बात है एक्यूट एंगल होगा जो हमें दिख भी रहा है। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? व्हेन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री मतलब क्या होता है? वो एक्यूट एंगल, ठीक है। ये किस केस के लिए एप्लीकेबल है? जब बीटा क्या होगा? हमारा 90 डिग्री से छोटा होगा। अब हम हमारा केस 2 देखते हैं, कब? जब बीटा क्या होगा? 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं केस 2। हमारा केस 2 क्या होगा? जब बीटा क्या होगा? हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा मैं व्हेन बीटा इक्वल टू
90 डिग्री। ठीक है, जब बीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो हम डायग्राम से देख सकते हैं कि यदि ये बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो VW2 का मैग्नीट्यूड पूरा खत्म हो जाएगा, VW2 की कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। तो VW2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये वाली जो पूरी टर्म है ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, तो बस इतनी ही टर्म बचेगी। तो हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वर्क डन पर सेकेंड का एक्सप्रेशन बनेगा रो ए V1 ब्रैकेट में VW1 इंटू U1। ठीक है, ये हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन बनेगा जब बीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एक और चीज देखते हैं, तीसरा केस देखते हैं, उसमें क्या होगा, बीटा क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा हो। केस 3, इसमें क्या होगा, व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब बीटा क्या होगा, हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जब हमारा बीटा 90 डिग्री से बड़ा हो गया, देखिए जब छोटा था तो प्लस हो रहा था, 90 डिग्री था तो जीरो हो जा रहा था। अब देखिए 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो यहां पे क्या होगी, ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वर्क डन पर सेकेंड का एक्सप्रेशन बनेगा हमारा रो ए V1 ब्रैकेट में VW1 इंटू U1 माइनस VW2 इंटू U2। देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, जो यहां पे पॉजिटिव टर्म थी वो क्या हो जाएगी, यहां पे नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब एक और चीज, जब इतने सारे केस के लिए हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है एक जनरल एक्सप्रेशन तो होगा ही जिसमें ये सारी चीजें क्या हो, कोऑपरेट हो। तो चलिए लिखते हैं हम अपने जनरल एक्सप्रेशन के बारे में। यहां पे मैं लिखूंगा जनरल एक्सप्रेशन जो सारे अलग अलग ब्लेड एंगल्स को कवर करेगा। ठीक है, तो हमारे जनरल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू रो ए V1 ब्रैकेट में VW1 इंटू U1 प्लस माइनस VW2 इंटू U2। ये क्या हो जाएगा, हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा जो हर केस के लिए वैलिड होगा। बीटा कितना भी वेरी करे ये सारे केस में वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी की, कि इस रेडियल कर्व्ड वेन्स की, ये जो हमारे रेडियल कर्व्ड वेन्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगला हेडिंग, एफिशिएंसी ऑफ रेडियल कर्व्ड वेन्स। ठीक है, ये जो एफिशिएंसी है इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मतलब दो अलग अलग चीजों से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम एक ले लेते हैं केस 1। ये केस 1 में हम नॉर्मल टाइप से एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे जैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होता है, वर्क डन ही होगा, वर्क डन पर सेकेंड, और दूसरा क्या होता है, ये क्या है, वर्क डन हमारा आउटपुट है, और नीचे क्या होता है, इनपुट होता है। इनपुट क्या होगा, वही जो नोजल से काइनेटिक एनर्जी निकल रही, नोजल में जितनी एनर्जी है वही हमारा इनपुट होगा। और वो क्या है, ये जो V1 रहता है, जो ये V1 निकलता है नोजल से, नोजल के पास जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वही हमारा इनपुट होता है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे KE ऑफ जेट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट, और ये काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, पर सेकेंड वाली होगी क्योंकि वो m डॉट हो जाता है। ठीक है, हमें पता है कि ये क्या होती है, हाफ mv², यही फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अब हम यहां पे अपनी वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रो ए V1 ब्रैकेट में VW1 U1 प्लस माइनस VW2 इंटू U2 डिवाइड बाय हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर सेकेंड। ठीक है, हाफ mv²।
अब हम यहां पे क्या करेंगे, m की भी वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू क्या होती है, रो ए v1, अभी तक हम यही देखते आए हैं पूरे केस में। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 रो ए v1 इंटू v1 का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। तो यहां से क्या होगा, रो ए v1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये दो टर्म हमारी क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। ये 2 ऊपर चले जाएगा तो हमारा एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2, ठीक है, ब्रैकेट में VW1 इंटू U1 प्लस माइनस VW2 इंटू U2 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ V1 स्क्वायर बच रहा है। 2 को भी हमने ऊपर ले लिया तो यहां पे नीचे क्या आ जाएगा, V1 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया, हमारा एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब हम यहां पे एक चीज देख सकते हैं कि मैक्सिमम कैसे होगी एफिशिएंसी, ठीक है। अब यहां से देखिए कि ये एक्सप्रेशन में प्लस माइनस की वैल्यू होती है, ठीक है। यदि यहां पे मैं माइनस वाला, मतलब हमारा जो बीटा होगा, मान के चलिए वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तब क्या होगा कि जो ये VW1 वाली वैल्यू है, इससे ये VW2 वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। क्योंकि यहां प्लस माइनस हम दोनों यूज करते हैं। माइनस किस केस के लिए होता है, जब बीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए। तो यहां पे VW2 क्या होगा, माइनस हो जाएगा VW1 से, मतलब ये जो पूरी टर्म है ऊपर वाली टर्म, उसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। अब देखिए एफिशिएंसी इस टर्म के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि ये पूरी टर्म छोटी आती है तो ऑब्वियस ही बात है हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, हमें कम मिलेगी, ठीक है। मगर यदि ये VW2 वाली जो टर्म है, यदि मैं इसको प्लस करता हूं, VW2 को VW1 से जब मैं प्लस करता हूं तो क्या होगी, हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी। क्योंकि ये VW2 जब इससे प्लस होगा तो ये दोनों मिलके एक बड़ी वैल्यू बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई होकर वो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और इन पूरी वैल्यू से ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो यहां पर मैं लिखता हूं एफिशिएंसी will be maximum एफिशिएंसी हमारी कब मैक्सिमम होगी, जब VW2 is added to VW1, ठीक है। एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम कब होगी, जब VW2 क्या होगा, VW1 के साथ ऐड होगा। कब पॉसिबल है, जब बीटा हमारा क्या हो, एक्यूट एंगल हो, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में पॉसिबल व्हेन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री। क्या होगा ये, एक्यूट एंगल, ठीक है। इस केस में ये पॉसिबल होगा जब बीटा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, तो ये वैल्यू प्लस होगी, ये बड़ी होगी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिलेगी, ठीक है। अब एक और चीज कि जब हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो यहां पे मैं लिखूंगा ऑल्सो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ठीक है। एक और कंडीशन होगी मैक्सिमम एफिशिएंसी की, वो क्या होगी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमें एक और चीज क्या चाहिए कि ये जो VW2 है इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। यदि इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ये जितना बड़ा होगा, उससे हम इसको प्लस करेंगे तो ये दोनों की वैल्यू भी मिलकर क्या होगी, बड़ी होगी, और उससे क्या होगा, हमें एफिशिएंसी भी मैक्सिमम मिलेगी। तो इस एक और कंडीशन क्या होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी की कि VW2 शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। अब VW2 की मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, जब हमारा बीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा पॉसिबल व्हेन बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये इस केस में पॉसिबल है कि बीटा की वैल्यू जब पूरी 0 डिग्री हो जाएगी तो हमें VW2 क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, वो पूरा V2 के बराबर हो जाएगा, तो उससे क्या होगी, हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है। ये क्या किया हमने, एफिशिएंसी निकाली केस 1 में। अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड, एक और तरीके से हम कैसे एफिशिएंसी की निकाल सकते हैं। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, हमारा
केस 2, ये हो जाएगा हमारा केस 2। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं कि यदि जो ब्लेड है, जब ब्लेड के ऊपर जेट फॉलो कर रहा है, वहां पे यदि ब्लेड के ऊपर कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, यदि ब्लेड की जब ऊपर जेट उसकी पेरीफेरी में जब फॉलो कर रहा है, यदि कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारी वर्क डन होगा वो क्या होगा, एकदम इक्वल टू और बराबर होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड के। तो यहां पे मैं लिखूंगा नो लॉस ऑफ एनर्जी इन ब्लेड्स ठीक है, यदि हमारा कोई भी लॉस नहीं होगा एनर्जी का ब्लेड में, ठीक है। अब ये जो लॉस है वो किस में नहीं होगा, ब्लेड में नहीं होगा। कब, जब वाटर फ्लो करेगा ब्लेड के ऊपर, व्हेन वाटर इज फ्लोइंग ओवर द वेन्स, ठीक है, जब कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा ब्लेड में। कब, जब वाटर फ्लो करेगा ओवर द वेन्स, ठीक है, जब वो वेन्स के ऊपर फ्लो करेगा और एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा वर्क डन पर सेकेंड है, वर्क डन पर सेकेंड, वो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड के। ठीक है, हम चेंज मतलब डिफरेंस बोल सकते हैं, डिफरेंस को हम किससे लिख सकते हैं, डेल्टा से लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा डेल्टा के ई, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, अब हम यहां पे आगे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m डॉट होगा क्योंकि पर सेकेंड है v2 स्क्वायर। ठीक है, यही होगा हमारा एक्सप्रेशन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। अब उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे कि m डॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हाफ m डॉट की वैल्यू क्या है, रो ए v1 इंटू v1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2, फिर m डॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो ए v1 इंटू v2 स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। अब हम यहां से क्या करेंगे, हाफ और रो ए v1 को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। हाफ रो ए v1 को हम कॉमन निकाल ली, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, यही हमारा अंदर में बचेगा। ठीक है, अंदर में जो वैल्यू बचेगी वही बचेगी, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वर्क डन पर सेकेंड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहां पे क्या लिखूंगा मैं, इनिशियल के ऑफ जेट। ठीक है, अब हम यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे वर्क डन की वैल्यू क्या आई है, ऊपर लिखी हुई है, हाफ रो ए v1 ब्रैकेट में v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय, अब हम देखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट, कि जेट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो वो क्या होगी, यही वाली टर्म होगी जो हम पहले यूज कर रहे थे, ये वाली, हाफ रो ए v1 इंटू v1 स्क्वायर। तो यहां पे मैं डाल दूंगा वैल्यू, हाफ रो ए v1 इंटू v1 स्क्वायर। अब देखते हैं हमारी क्या क्या टर्म कैंसल आउट हो जा रही है। ये टर्म हमारी कैंसल हो जाएगी, ठीक है, 1/2 भी कैंसल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी एफिशिएंसी की, यहां पे हमारी वैल्यू बचेगी v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई v1 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू बचेगी। यदि हम v1 को इसके नीचे दें तो हमारा एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहां पे तो पूरी ये जो v1 को यदि हम इस v1 के नीचे दे देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय v1 स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, एक एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, यदि हम इस एक्सप्रेशन की बात करें
तो यहां पे मैं एक बार और लिख लेता हूं, ठीक है। यदि हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो यहां पे क्या है कि देखिए हम देखते हैं कि जो ऊपर वाली टर्म रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है किसी आगे वाली यहां पे इक्वल टू की इस तरफ वाली टर्म के साथ, मगर यहां पे 1 आ गया है ना, यदि कोई 1 के माइनस में कोई टर्म होगी तो ऊपर वाली टर्म क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है इस टर्म के साथ, ठीक है। तो इसमें देखते हैं यदि हम यहां पे v1 की एक वैल्यू सेट कर देते, ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ v1 इज सेट, सेट मतलब क्या बोल सकते हैं हम, गिवन वैल्यू, ठीक है। यदि हम एक पर्टिकुलर v1 की गिवन वैल्यू की बात करें कि हमें v1 की एक वैल्यू दी गई है, तो इस केस में जितना v2 छोटा होगा उतनी हमें क्या मिलेगी, एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी। तो इफ v1 इज सेट मतलब बोल सकते हैं गिवन वैल्यू एंड v2 क्या है, जो हमारा v2 है उसकी वैल्यू मिनिमम हो, मैं यहां पे एक साइन यूज कर रहा हूं, ये ऐसा वाला, ठीक है। यदि v1 की हम एक वैल्यू सेट करते हैं और उस सेट वैल्यू में द मोस्ट पॉसिबल v2 की जो जितनी पॉसिबल छोटी वैल्यू है उतनी छोटी वैल्यू होगी, तो उस केस में क्या होगा, जो हमें एफिशिएंसी मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, हमें मैक्सिमम मिलेगी, मतलब v1 की एक वैल्यू सेट कर देते हैं और इस सेट वैल्यू में v2 की वैल्यू एकदम छोटी रखते हैं, हम जितनी कम से कम रख सकते हैं, उस केस में हमें एफिशिएंसी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। मगर एक और चीज, जो v2 की वैल्यू है वो v2 की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए, तो यहां पे मैं एक और चीज लिखूंगा, बट v2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। v2 हमारा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यदि हमारा v2 0 हो गया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो वाटर है वो प्लेट से बाहर ही नहीं निकल रहा है, मतलब वो प्लेट बस उसमें अंदर घुस रहा है बट बाहर ही नहीं निकल रहा, तो ऐसा केस तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यदि v2 की वैल्यू 0 हो जाती है तो वाटर विल नॉट कम आउट ऑफ प्लेट, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, v2 की वैल्यू छोटी रखना है और उसको हम 0 भी नहीं कर सकते क्योंकि वाटर फिर बाहर ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन। तो हमने हमारा जो पहला मॉड्यूल था, पहला मॉड्यूल में जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था हमने वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने न्यूमेरिकल्स के वीडियो बनाएंगे कि पहले मॉड्यूल में जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। यदि आपके कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा पहला मॉड्यूल खत्म हो गया है, हम सोच रहे हैं कि जैसे पहला मॉड्यूल एक मॉड्यूल खत्म होगा तो हम डाउट्स के वीडियो बनाएंगे, तो आपके जो भी कमेंट्स है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।